हेलो एवरीवन, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ और इस सीरीज में हम लोग देखने वाले हैं जो भी आप लोगों ने क्लास किया था हिंदी साहित्य से वो वस्तुनिष्ठ जो कि थ्योरी हम लोग ने देखा था उसका जो है प्रश्न सीरीज जितने भी बने हैं सभी मैं यहाँ पर लेकर आने वाली हूँ और आज टोटल हम लोग 50 यानी कि 50 प्रश्न देखने वाले हैं जो कि काफी महत्वपूर्ण है और 15 वर्ष में जितने भी एग्जाम हैं सभी ने कहीं ना कहीं ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को और आप लोग आंसर भी कमेंट जरूर से कीजिएगा और आंसर करते रहना है और देखना है कि कितना आपका सही हो रहा है और या फिर गलत हो रहा है। आपको खुद में ही जांच करना है अपनी। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। और इससे पहले अगर आपने पहले वाला थ्योरी यानी कि हिंदी साहित्य से जो वस्तुनिष्ठ जो थ्योरी मैंने करवाया था वो अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो ज़रूर से आप देख लें, प्लेलिस्ट बनी हुई है उसकी। और जितना भी मैंने अभी तक थ्योरी करवाया है सभी का मैं एमसीक्यू के तौर पे जो भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं अभी तक सभी मैं कराने वाली हूँ सीरीज वाइज। तो बिल्कुल से बने रहें चैनल के साथ और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें। बीपीएससी टीआरई 4 के लिए अन्य यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी अन्य स्टेट से तो ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न के ऊपर और आज के प्रश्न को देख रहे हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न है वहां से शुरू करते हैं हम लोग। तो चलिए आज का पहला प्रश्न क्या है कि पृथ्वी राजरासो किस भाषा में रचित है। आप लोगों को दिखाई देता होगा। तो पृथ्वी राजरासो किस भाषा में रचित है, तो ये जो है ये ब्रज भाषा में रचित था। और जो लेखक थे वो कौन थे, तो चंद्रवरदाई, ये ध्यान में रखना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से दो ही प्रश्न आपके बन सकते हैं। और दूसरी तीसरे प्रश्न है यहाँ से कि पृथ्वी राजरासो को पूर्ण किसने किया, यानी कि अधूरा ग्रंथ था ये, तो इसको पूर्ण किसने किया, तो वो थे इनके पुत्र जलहन, जिसको पृथ्वीराज रासो ने अपनी अधूरे पुस्तक को उनके हाथ में रखकर वो युद्ध के लिए यानी कि पृथ्वी राज के यानी कि जो उनके पृथ्वीराज मित्र थे उनके साथ साथ ही युद्ध में निकल पड़े थे उनके साथ। और वहां पर खड़े जो जलहन थे यानी कि इनके पुत्र, उनको अपनी पुस्तक इन्होंने दी थी पूर्ण करने के लिए। तो जलहन ने ये पुस्तक पूर्ण किया है और ये पुस्तक रचित किसमें है, तो ब्रज भाषा में है। लेखक कौन है, तो चंद्रवरदाई हैं ये। और ये आदिकालीन ग्रंथ है और इस पुस्तक को प्रमाणिक, अर्ध प्रमाणिक और अ, पूर्ण प्रमाणिक के तौर पे भी माना जाता है। तो ये भी आपको यहाँ से इनमें 4 प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो सभी को आपको ध्यान में रखना है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, पहेली की तरह मुकरियां किस कवि की प्रसिद्ध है, तो ये सभी को पता होगा। तो ये अमीर खुसरो जी हैं। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है पृथ्वी राजरासो में सर्गों को किस नाम से प्रयुक्त किया गया है। और ये प्रश्न जो है 15 वर्षों में ये जो बुक है जिस मैं बुक से करा रही हूँ सबसे पहले, तो ये जो है वस्तुनिष्ठ जो है यहाँ से प्रश्न जितने भी बने हैं 15 वर्षीय, तो ये सभी वहीं से प्रश्न बना हुआ है। ये आप पीवाईक्यू ही समझ कर चलिएगा। वैसे तो मैं यहाँ पर एमसीक्यू के तौर पे ही इसको रखी हूँ, लेकिन ये पीवाईक्यू है क्योंकि ये 15 वर्षों में पूछे गए प्रश्न है किसी ना किसी एग्जाम में। तो ये जो है ये समय के नाम से सर्गों को जाना गया है पृथ्वीराज रासो में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कैमाश वध किस किस ग्रंथ की प्रमुख घटना है। तो कैमाश वध का जो जिक्र हुआ है वो किसमें हुआ है, तो ये पृथ्वीराज रासो में ही हुआ है। ध्यान रखना है, काफी महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। देख सकते हैं कि प्रश्न जो है किस तरह पूछा गया है। तो आपको सभी तरह से प्रश्न को देखकर ही टिक आउट करना है आंसर को। तो पूछा जा रहा है कि ऐसे रासो ग्रंथ के रचनाकार का नाम आपको बताना है जिसकी रचना अजमेर के शासक से संबंधित है। तो वो कौन से है, तो ये हो जाएंगे नरपति नाल। नरपति नाल की जो रचना है विशल देव रासो, ये आपको ध्यान रखना है। और विशल देव रासो को ही
रामचंद्र शुक्ल जी ने एक श्रृंगारिक काव्य की भी संज्ञा दी है, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि पाहुर दोहा के रचयिता कौन है? तो पाहुर दोहा जो है ये राम सिंह की रचना है, ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, उससे पहले थोड़ा सा मैं जिक्र करना चाहूंगी। तो ये सरपा हैं जो कि सिद्ध साहित्य के प्रथम यानी और या फिर हिंदी साहित्य के प्रथम कवि माने जाते हैं। और इनकी जो मोस्ट पॉपुलर जो ग्रंथ का नाम है वो है दोहा कोश। और ये लगभग 8वीं सदी के आसपास माने जाते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। धनपाल जिन्होंने भविष्य कहा की रचना की है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, आदिकाल की किस रचना में इतिहास की उपेक्षा की गई है? काफी महत्वपूर्ण रचना है कि आदिकाल की ऐसी कौन सी रचना है जिसमें इतिहास की उपेक्षा की गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि उस रचना का जो नाम है ये पृथ्वीराज रासो ही है, ध्यान रखना है इसे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि आदिकाल की प्रमुख श्रृंगारिक कृति कौन सी है? तो आदिकाल की जो प्रमुख श्रृंगारिक कृति है कौन सी है? तो ये है विद्यापति की पदावली। ठीक है, ये प्रमुख श्रृंगारिक कृति है आदिकालीन, तो आपको ध्यान रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। आदिकाल की चंपू काव्य कृति कौन सी है? तो आदिकाल की जो चंपू काव्य कृति है वो है राउल वेल, ध्यान रखना है। और ये 10वीं सदी के आसपास मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि वर्ण रत्नाकर के रचयिता कौन है? तो वर्ण रत्नाकर के जो रचयिता हैं वो हैं ज्योतिश्वर ठाकुर जी। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, इससे पहले चैनल पर जरूर से आप सब्सक्राइब कर लें अगर नए हैं तो, क्योंकि यहाँ पर आपके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए कंप्लीट यहाँ पर आपकी थ्योरी भी चल रही है और साथ साथ हम लोग रिवीजन सीरीज भी कर रहे हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए जो भी 6 to 8 और 9 10 या फिर 11 12 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए काफी महत्वपूर्ण है ये वीडियो। और शेयर भी करें दोस्तों साथ साथ और लाइक भी करते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि पृथ्वीराज रासो क्या है? काफी महत्वपूर्ण है। पृथ्वीराज रासो क्या है? राजनीतिक महाकाव्य है, सांस्कृतिक महाकाव्य है, श्रृंगार महाकाव्य है यानी कि श्रृंगार गाथा है, या फिर वीर गाथा है। तो इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? अभी तक आप लोगों ने सोच लिया होगा। तो चलिए राइट ऑप्शन इसमें कौन सा होगा? तो ये वीर गाथा है। पृथ्वीराज रासो एक वीर गाथा है, ध्यान में रखना है। अगले बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य है, और ये इस बार भी पूछा गया था टीआरई 3 में, टीआरई 2 में ये प्रश्न आया था। या फिर भाषा से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें भी पूछा गया है, या फिर डायरेक्ट 80 प्रश्न में ये प्रश्न आया हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है, इन ऐसे प्रश्नों को छोड़ के नहीं जाना है, अच्छे से ध्यान रखना है। तो शिलाओं पर लिखा हुआ जो काव्य है वो कौन सा है? तो ये है राउल वेल, अभी मैंने जिक्र किया है इसका, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला जो प्रश्न है ये है, पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष कौन सा है? पृथ्वीराज रासो की बात हो रही है, तो सर्वाधिक विवादास्पद जो पक्ष इसमें रहा है वो कौन सा रहा है? तो इसमें ऐतिहासिकता की उपेक्षा की गई है। अभी प्रश्नों में आपने देखा कि आदिकाल में ऐसी कौन सी रचना है जिसमें इतिहास की उपेक्षा की गई है? तो वो पृथ्वीराज रासो ही है जो कि चंद्रवरदायी कृत है, तो ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता कौन रहे हैं? तो अपभ्रंश की यहाँ पर बात हो रही है, तो इसमें स्वयंभू का नाम ये सर्वांगीण रूप से ली जाती है, स्वयंभू को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विशल देव रासो के यहाँ पर 15वां नंबर प्रश्न है, प्राकृत पैंगलम का वर्ण विषय पूछा जा रहा है कि वर्ण विषय इसका क्या रहा है? तो प्राकृत पैंगलम जो है इसका जो वर्ण विषय है ये छंद है। ठीक है, छंद रहा है, तो आपको ध्यान रखना है, शब्द शक्ति नहीं है, अलंकार नहीं है, शब्द शुद्धि नहीं है, छंद है, छंद से रिलेट है। तो प्राकृत पैंगलम को आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि विशल देवरासो के रचनाकार कौन है? तो ये है नरपति नालवन, ध्यान में रखना है।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भरतेश्वर बाहुबली राज के रचयिता हैं। तो भारतेश्वर बाहुबली राज के रचयिता कौन है? शालिभद्र सूरी हैं, सर्पाद हैं, पुष्य दंत है या फिर कुकुरिपा है। तो ये शालिभद्र सूरी हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि आला के रचयिता कौन है? तो आला जिसे विशल देव नलपति सॉरी जगनिक होगा, ठीक है, जगनिक होगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा, क्योंकि जगनिक ने परमाल रासों की रचना की है और परमाल रासों को ही आला के नाम से यानी कि आला खंड के भी नाम से जाना जाता है। और ये जो है ये वर्षा ऋतु में गाई जाती है। एक गीत श्रृंखला है, जो गीत है वर्षा ऋतु में गाई जाती है, आला खंड के नाम से जानी जाती है। और इसका मूल नाम जो है ये परमाल रासो है, जिसके जो रचयिता है वो जगनिक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? तो ये जो हुआ था भक्ति साहित्य का प्रादुर्भाव, तो ये दक्षिण भारत से सर्वप्रथम ये उठा था भक्ति साहित्य का, और धीरे धीरे उत्तर की ओर बढ़ा था। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोहावली किसकी कृति है? तो दोहावली किसकी कृति है? तो दोहावली तुलसी की कृति है, ध्यान में रखना है आपको। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो के ढंग पर मुकरियां किसने लिखी है? ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि अमीर खुसरो जैसा जो है मुकरियां और किसने लिखी है? तो ये लिखने वाले थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो ध्यान में रखना है, मुकरियां तो अमीर खुसरो ने लिखी है, लेकिन वो आदिकालीन यानी कि आदिकाल में, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो लिखी है वो भारतेंदु काल में यानी कि पुनः जागरण काल में इन्होंने मुकरियां की रचना की है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तन चितवर मन राजा किन्हा, इस पंक्ति में किस प्रकार की वर्णन शैली का प्रयोग हुआ है? काफी महत्वपूर्ण ये रचना है, सॉरी प्रश्न है। तो तन चितवर मन राजा किन्हा किस प्रकार की इसमें वर्णन शैली की प्रयोग पूछा जा रहा है हुआ है? तो इसमें जो हुआ है ये अन्योक्ति परक, ठीक है, अन्युक्ति परक वर्णन शैली का प्रयोग इसमें देखा जा सकता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका कृष्ण काव्य परंपरा में नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन सी दृष्टि प्रमुख मानी जानी चाहिए? तो कौन सी दृष्टि प्रमुख मानी जानी चाहिए? तो ये लीलागान दृष्टि है, ठीक है, कि कृष्ण काव्य परंपरा में पूछा जा रहा है कि नायक नायिका के प्रेम के चित्रण में कौन सी दृष्टि प्रमुख मानी जानी चाहिए? तो ये लीलागान दृष्टि है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है और ये प्रश्न पूछा गया है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रास पंचाध्याय के रचयिता कौन है? तो रास पंचाध्याय के जो रचयिता हो जाएंगे ये नंद दास जी हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भगवती चरण वर्मा की रचना कौन सी है? तो भगवती चरण वर्मा की जो रचना है कौन सी है? तो अशोक के फूल, ये तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का हो जाएगा। नाचो बहुत गोपाल, ये किसका है? थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा। कहीं ना जाई का कहिए, ये जो है ये भगवती चरण वर्मा जी का हो जाएगा। तो सी ऑप्शन ये रचना भगवती चरण वर्मा जी का है कि कहीं ना जाई का कहिए। और रश्मि रथी तो दिनकर का है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं कि मैला आंचल किसका उपन्यास है? सिंपल सा प्रश्न है ये। तो मैला आंचल जो है ये फणीश्वर नाथ रेणु जी का उपन्यास और प्रथम आंचलिक उपन्यास भी माना जाता है। ये 1954 ईस्वी का है रचित। और अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहने वाले आलोचक का क्या नाम है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार प्रश्न पूछी गई है। तो ये जो कही गई है ये किसके द्वारा कही गई है? तो ये कहने वाले हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, उससे पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहें साथ साथ। चलें अगला जो प्रश्न है कि रीति मुक्त कवि हैं। तो यहाँ पर देख लें कि भिखारी दास रीति बद्ध कवि के अंतर्गत आते हैं, मतीराम भी रीतिबद्ध आते हैं,
और ग्वाल भी रीतिबद्ध ही आते हैं, लेकिन यहाँ पर द्विजदेव आप देख सकते हैं ये रीति मुक्त कवि के अंतर्गत आने वाले कवि हैं। और अन्य जो कवि का अगर मैं नाम बताऊं तो घनानंद आलम बोधा और द्विजदेव ठाकुर, ये जितने भी 5-6 प्रमुख कवि हैं ये रीति मुक्त कवि कहे जाते हैं, माने जाते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आगे प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जगत विनोद के रचनाकार कौन है, यानी कि रचयिता कौन है। तो 29वां नंबर प्रश्न है और आपका जो प्रश्न का आंसर होगा क्या होगा, देव होगा, मतीराम, भूषण या फिर पद्माकर। तो ये होंगे पद्माकर जी, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। सॉरी। अगला प्रश्न है कि सूर सागर का काव्य रूप कौन सा है। तो सूर सागर का काव्य रूप यहाँ पर पूछा गया है, क्या है, प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है, खंड काव्य है या फिर गीति काव्य है। तो सूर सागर क्या है, तो ये एक गीति काव्य है, ध्यान में रखना है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से मुंशी प्रेमचंद्र की रचना नहीं है। तो गबन तो इन्हीं की है, वरदान भी है, शतरंज के खिलाड़ी भी है, लेकिन टेढ़े मेरे रास्ते ये नहीं है क्योंकि ये भगवती चरण वर्मा जी का उपन्यास है, ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। आचार्य शुक्ल ने यानी कि रामचंद्र शुक्ल ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे माना है। तो ये काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, आपको ध्यान रखना है कि प्रेम की पीर, लौकिक प्रेम, प्रतीकात्मक प्रेम, दार्शनिक अभिव्यक्ति, इनमें से क्या माना है शुक्ल जी ने सूफी कवियों की प्रेम पद्धति में सबसे महत्वपूर्ण। तो आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने प्रेम की पीर को ही सर्वाधिक माना है, और ये भी माना है कहाँ पर, तो रीति मुक्त कवियों की बारे में यहाँ पर इन्होंने बात की है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है आपका, रीतिबद्ध कवियों से घनानंद का प्रेम इसीलिए भिन्न है। अब रीतिबद्ध कवियों और रीति मुक्त कवियों की यहाँ पर तुलना हो रही है कि किस प्रकार वो एक दूसरे से भिन्न है, रीतिबद्ध और रीति मुक्त। यानी कि यहाँ पर रीतिबद्ध कवि दिया गया है और यहाँ पर घनानंद के प्रेम की तुलनात्मक आप अध्ययन ही कर सकते हैं या फिर तुलना कर सकते हैं कि क्या एक दूसरे से यहाँ पर भिन्न आप देख पाएंगे। तो क्या है कि वह अत्यधिक मांसल है, वह अलौकिक एवं आध्यात्मिक है, वह सुजान से प्रेरित है या फिर वह स्वानुभूत और रीति मुक्त है। तो क्या है, तो बिल्कुल सही होगा, वो स्वानुभूत और रीति मुक्त है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि रीति निरूपण की प्रवृत्ति का परिचायक ग्रंथ है। रीति निरूपण की बात हो रही है, तो क्या होगा, तो ये आपका हो जाएगा कवि कुल कल्प तरु। कौन सा हो जाएगा, कवि कुल कल्प तरु, आपको ध्यान में रखना है, ये चिंतामणि की रचना है। आगे बढ़ते हैं। सूफी काव्य परंपरा की सर्वप्रमुख रचना है। सर्वप्रमुख की बात हो रही है कि सूफी काव्य परंपरा की सबसे पहली रचना कौन सी है, तो ये हो जाएगा पद्मावत, ध्यान में रखना है, पद्मावत ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और मधुमालती जो है 1545 है, मृगावती 1503 है, ये 1500 और पद्मावत जो है ये 1540 ईस्वी का है। लेकिन अगर सर्वप्रमुख पूछा जा रहा है, सर्वप्रथम नहीं पूछा जा रहा है, तो इसमें प्रमुख पूछा जा रहा है, इसीलिए ये पद्मावत होगा। अगर सबसे पहली रचना पूछी जाती तो फिर चंदायन आता, उसके बाद मृगावती, फिर पद्मावत, फिर मधुमालती और माधवानल कामकंदला। तो इस तरह से इसकी अगर कर्म पूछा जाए तो फिर होगा, लेकिन यहाँ सर्वप्रथम नहीं है, सर्वप्रमुख है, तो ध्यान रखना है पद्मावत ही होगा। मलिक मोहम्मद जैसी कृत है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों का प्रतिपाद्य है, क्या है, सूफी मत का प्रचार करना था, वैराग्य का प्रतिपादन करना था, संसार की निस्सारता या फिर प्रेम कथा के माध्यम से ब्रह्म जीव मिलन का संयोग को दिखाना था। तो ये क्या था, सॉरी दोस्तों, तो यहाँ पर सूफी प्रेमाख्यानक काव्यों का प्रतिपाद्य आपसे पूछा जा रहा है।
तो अभी तक आप लोगों ने आंसर टिक आउट कर दिया होगा, तो डी ऑप्शन ही आपका सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे कि भूषण की कविता का प्रधान स्वर क्या था। तो भूषण जो थे ये प्रशस्ति परक माने जाते थे, इनका प्रधान स्वर यही था। अगला प्रश्न है, तुलसीकृत विनय पत्रिका की भाषा पूछी जा रही है और ये कई बार कई एग्जामों में पूछी गई है। तो ये जो विनय पत्रिका है ये ब्रजभाषा रचित था, ध्यान रखना है, ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी नवरत्न में हिंदी का सबसे बड़ा कवि किसे माना गया है। तो ये जो माना गया है आपका, ये देव माना गया है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि लक्षण ग्रंथकारों की परंपरा में अंतिम प्रसिद्ध कवि माने गए हैं, यानी कि लक्षण ग्रंथ की अगर बात की जाए तो उसमें अंतिम प्रसिद्ध कवि कौन से थे। तो ये आपको पूछा गया है, तो इसमें पद्माकर जी होंगे। अगला प्रश्न है, भारतेंदु का कौन सा नाटक अनुदित रचना है। तो 41वां नंबर का आप बताना आंसर क्या होगा। तो इसमें चंद्रावली होगा, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, विद्या सुंदर या फिर अंधेर नगरी। तो इसमें विद्या सुंदर ही होगा, क्योंकि अनुदित रचना पूछी जा रही है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। अगला प्रश्न है कि हिंदी समालोचना के सूत्रपात के लिए भारतेंदु युग की कौन सी पत्रिका का उल्लेख है। तो कौन सी ऐसी पत्रिका है, तो ये होगा डी ऑप्शन आपका आनंद कादम्बनी। और ये किसका है, कवि वचन सुधा तो भारतेंदु जी का है, ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र का है, हरिश्चंद्र पत्रिका ये भी उन्हीं की है, और हरिश्चंद्र पत्रिका ये भारतेंदु जी का ही होगा। और आनंद कादम्बनी जो है ये आप थोड़ा सा कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये आंसर है और मैं देखना चाहूंगी कि आप लोगों ने सही बताया है या फिर गलत। अगला प्रश्न है, भारतेंदु कालीन किस उपन्यास से आधुनिकता की शुरुआत मानी जाती है। तो 43वां प्रश्न है, तो ये होगा परीक्षा गुरु, और ये शुक्ल जी ने इसको प्रथम अंग्रेजी ढंग का उपन्यास माना है, लाला श्रीनिवास दास जी का है, और 1882 ईस्वी का ये उपन्यास है, ये भी ध्यान रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल में हिंदी गद्य एवं पद्य की भाषा के परिमार्जनकर्ता कौन थे। तो ये हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि नासिकेत उपाख्यान के रचयिता का नाम है। तो ये सदल मिश्र होंगे, ये ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न है, मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना प्रकाशन क्रम में सबसे पहले आती है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें भारत भारती है, विकट भट्ट है, जयदत्त वध है या फिर पंचवटी है। इसमें सबसे पहली रचना आपसे पूछी जा रही है इस ऑप्शन के हिसाब से, ना कि इनकी रचनाओं के हिसाब से। तो ऑप्शन को आप देखना है अच्छे से, और फिर आपको टाइम पीरियड इसका ध्यान में रखना है कि किस टाइम में किसका रचना हुआ है, फिर आप आसानी से इसको कर पाएंगे। तो आई होप कि अभी तक आप लोगों ने आंसर को टिक आउट कर लिया होगा। तो इसमें जो सबसे पहले अगर बात की जाए तो ये जयदत्त वर्थ होगा, ये 1909 की है। फिर विकट भट्ट है 1929 की, पंचवटी है 1925 की, और फिर भारत भारती 1912 की। तो सबसे पहले सी ऑप्शन आपका, यानी कि जयदत्त वध लिखी गई थी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। चंद्रगुप्त नाटक की कौन सी नारी चंद्रगुप्त के प्रति प्रणय भाव नहीं रखती है। कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। चंद्रगुप्त नाटक जो कि जयशंकर प्रसाद कृत है, 1931 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। तो उसकी ऐसी नारी पात्र जो है कि चंद्रगुप्त के प्रति जो है प्रणय का भाव नहीं रखती है। कार्नेलिया, ये तो होगा ही नहीं, कल्याणी, सुहासिनी या फिर मालविका, ऐसी कौन सी पात्र है। तो 47वां प्रश्न जो आंसर होगा ये होगा सुहासिनी, जो कि चंद्रगुप्त से प्रेम का यानी कि प्रणय का भाव नहीं रखती है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रेमचंद्र के किस उपन्यास में गांधीवाद का प्रभाव अधिक परिलक्षित होता है। तो कौन सा होगा, 48 का आंसर क्या होगा, रंगभूमि होगा, कर्मभूमि होगा, सेवा सदन होगा या फिर गोदान होगा। जो कि गांधीवाद का प्रभाव जिसमें अधिक परिलक्षित दिखाई देता है,
वो कौन-सा है? तो ये है रंगभूमि, जो कि 1925 ईस्वी में लिखी गई है, कर्मभूमि 1931, गोदान 1936 और सेवा सदन 1918, जो कि प्रथम सेवा सदन पहली उपन्यास है इनका। कर्म वाइज अगर इसमें देखा जाए, आपको ध्यान रखना है, और गोदान तो महाकाव्य है कृषक जीवन का। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें मैथिली शरण गुप्त ने इतिहास के उपेक्षित नारी पात्र को किस पुस्तक में प्रतिष्ठित किया है? तो किसमें किया है? भारत भारती में, रंग भंग, या फिर द्वापर, या फिर साकेत? तो कौन सी ऐसी रचना है जिसमें उपेक्षित नारी पात्र को प्रतिष्ठित इन्होंने किया है? तो ये हो जाएगा कौन सी रचना? ये साकेत हो जाएगा, जिसमें उर्मिला का विरह वर्णन दिखाया गया है नवम सर्ग में, और ये आपके यूजीसी नेट के भी बुक में है। तो ये काफी महत्वपूर्ण है सभी एग्जाम के लिए। जितने भी मैं प्रश्न करा रही हूँ, आपको ध्यान पूर्वक देखना है। रिवीजन सीरीज है प्लस PYQ है, और ये 15 वर्षों में विदित जितने भी एग्जाम है हुए हैं अभी तक 15 वर्षों में, ये किसी ना किसी एग्जाम में अभी तक पूछी गई है। तो एक एग्जाम को लेकर नहीं चलना है, जितने भी स्टेट में टीजीटी, पीजीटी या फिर यूजीसी ने सभी में पूछी गए प्रश्न है, तो आपको ध्यानपूर्वक इसको देखना है। और आज का लास्ट प्रश्न आप देखने वाले हैं कि छायावाद के प्रमुख कवियों में से किसने गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक है? तो ऐसे छायावाद के कौन से प्रमुख कवि हैं जिसमें गीतों की मधुर वेदना की मर्म अभिव्यक्ति अधिक हुई है? किसने की है? प्रसाद है, पंत है, महादेवी वर्मा है, या फिर निराला है? तो इसका आंसर आप दीजिएगा। ये प्रश्न आप लोगों के लिए मैं खासकर छोड़ रही हूँ, आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, और इसका जो आंसर है मैं कल सही बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलती हूँ नए सीरीज के साथ। ये कंटिन्यूअस आपका चलेगा। हिंदी साहित्य के जितने भी अभी तक प्रश्न मैं कराने वाली हूँ, जो भी थ्योरी मैंने कराया है, उससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं सभी मैं कराऊंगी। उसके बाद जितने भी अन्य यूनिट बच जाएंगे, चाहे रस हो, अलंकार हो, छंद हो, या फिर जितने भी यूनिट हैं, उपन्यास हो, निबंध हो, कहानी हो, सबसे मैं प्रश्न कराने वाली हूँ। तो आपको कंटिन्यूअस इसको देखना है, और वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू सो मच।